ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जिससे आपको 15 मार्क्स मिलने वाला है। और जो ग्रुप बी होगी आपकी टैक्सेशन की, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, या तो असेसमेंट्स ऑफ फर्म का या तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम का। तो जो अच्छा लगे आप वो अटेम्प्ट करिएगा। और ये भी जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये 2021 में आया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर सोरेन इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिस्टर सोरेन किसमें एम्प्लॉयड है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इन कोलकाता और रेसिडेंट एज 42 ईयर्स। एज देखना जरूरी है क्योंकि एज के हिसाब से स्लैब बदल जाता है ओल्ड रिजीम का। क्लियर कि नहीं है? जो मेंस है उनके 60 साल तक यानी लेस देन 60 ईयर्स तक जो एग्जामिनेशन की लिमिट है वो 2.5 लाख तक है। उसके बाद कितना है? 3 लाख तक का है। फर्निश दी फॉलोइंग, फर्नीचर्स नहीं है ये फर्निश दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड आउट गोइंग फॉर द प्रीवियस ईयर 22 एंड 23। यानी अगर प्रीवियस ईयर 22 एंड 23 है तो इसका मतलब है आपका जो असेसमेंट ईयर होगा वो क्या हो जाएगा? 23 एंड 24 हो जाएगा। 23 एंड 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक? सारे आइटम्स गिवन हैं आपको क्या करना है? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला तो आपको 5 हेड को एग्रीगेट करना है। तो 5 हेड में जो आप एग्रीगेशंस करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? सैलरी से करेंगे। कहां से करेंगे बच्चों? सैलरी से करेंगे। लिखना कैसे है? एकदम ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जरूरी नहीं जो आप सारे चैप्टर को सही से करो, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको बहुत अच्छी तरीके से करके जाओ, जिसको जरिए आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सोरेन फॉर द प्रीवियस ईयर क्या था? 22 एंड 23 था। और असेसमेंट ईयर क्या है? 23 एंड 24 है। हेडिंग समझ में आ गया? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि आपको दो चीज निकालना है, एक टोटल इनकम निकालना है और एक टैक्स लायबिलिटी निकालना है ऑफ मिस्टर सोरेन। क्योंकि हम जीटीआई जो कर रहे हैं ना, किसी कंपनी का नहीं कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन का कर रहे हैं। मिस्टर सोरेन फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23, और असेसमेंट ईयर क्या है? 23 एंड 24 है। फिर इस तरीके का कॉलम बनाएंगे, पार्टिकुलर्स रुपीज और रुपीज। सबसे पहला जो हेडिंग आता है वो सैलरी का आता है। किसका आता है? तो हम जो आइटम लेंगे वो किसका लेंगे? सैलरी का लेंगे। हालांकि सैलरी का ग्रॉस इनकम दिया हुआ है, इसका मतलब है जो बाकी जितने भी हमारा सैलरी से रिलेटेड अलाउंसेस है और परक्यूजाइट्स है उन सबको एडजस्ट करने के बाद ये वैल्यू गिवन है। तो इससे एडजस्ट क्या होगा? सिर्फ डिडक्शन। क्या होगा? सिर्फ डिडक्शन। तो याद रखना, तो आपको लिखना पहले क्या है? आप लिखिएगा ग्रॉस सैलरी। क्या लिखिएगा? ग्रॉस सैलरी। यहां मैं लिख देता हूं सैलरी और ब्रैकेट में लिख देता हूं ग्रॉस। ये कितना है? यह है 34,20,000। 34,20,000। मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर 34,20,200। आप लोग करेक्शंस कर लेंगे। 34,20,200। दिक्कत है यहां तक? करेक्शंस कर लीजिएगा। कितनी होनी चाहिए ग्रॉस सैलरी? 34,20,200 की होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो इसको हम हटा देते हैं और हम क्या लिखेंगे? 34 लाख लिख लीजिए यहां पर। 34 लाख 34,20,200।
कोई दिक्कत है? 34,20,200 इससे माइनस करेंगे डिडक्शन, इससे माइनस करेंगे डिडक्शन। 3 डिडक्शन है सैलरी के लिए। पहला है फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 है। दूसरा जो आपका है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रेफर किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 तक है। तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स जो एक छोटी सी अमाउंट आपसे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कोई दिक्कत है क्या? तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो इनको तो एक डिडक्शन मिलेगा नहीं। जो डिडक्शन क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का। तो इनकी जो डिडक्शन होगा वो लिख लेंगे अंडर सेक्शन 16 IA। सर कितने का होगा? सर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारा है यह हो जाएगा 50,000 का, 50,000। और दूसरा जो होगा सेक्शन 3 जो है ये पी टैक्स का है। किसका है? पी टैक्स का। सर पी टैक्स कितना है आपको देखना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज सैलरी। कौन डिडक्ट कर रहा है? एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज सैलरी। कितना? 200। कितना? 200 शायद पर मंथ है ना, पर मंथ। इसको कन्वर्ट कर दीजिए ईयर में तो ये हो जाएगा 2,400। होप सो क्लियर हो गया होगा। 200 रुपया पर मंथ क्या हो रहा है? पी टैक्स कट रहा है। ये कितना हो गया? 2,400। इसको ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 52,400। 52,400। हाँ तो ये आपका निकल के आ जाएगा 34,20,200 माइनस 52,400, 33,67,800। 33,67,800 ये हमारा निकल गया नेट सैलरी। आइटम नंबर ए, ये क्या निकल गया हमारा? नेट सैलरी आइटम नंबर ए। कोई दिक्कत है आपको? यहां तक पूरा क्लियर है? नेट सैलरी आइटम नंबर ए हो चुका है। क्लियर? सैलरी खत्म। सैलरी के बाद जो दूसरा हेड्स आता है यह होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आइटम क्या है। लॉसेस फ्रॉम सेल ऑक्यूपाइड। आपका लॉस हो गया है किससे? सेल्फ ऑक्यूपाइड से। किससे लॉस हो गया है? सेल्फ ऑक्यूपाइड से। और ही अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर: सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। ये जो 3 आइटम है ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, भूल जाइए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अर्बन लैंड का ये 10,42,000 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये 37,000 से है। शॉर्ट टर्म इसका ही हैज इन्वेस्टेड 1,30,000 इन पीपीएफ। पीपीएफ इज अ आइटम ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का है, यानी इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है? पीपीएफ यहाँ पर पीपीएफ की बात हम करने वाले अभी फिलहाल तो नहीं है। कोई दिक्कत है? यानी 80C में आता है पीपीएफ तो डिडक्शन में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये जितना भी है, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन, ये सब आइटम है डिडक्शन का। किसका आइटम है? डिडक्शन का। तो सर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस। लेकिन आपने सुना होगा एक चैप्टर के बारे में, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस। जब किसी हेड में लॉस होता है उसको दूसरे हेड के इनकम के साथ में सेट ऑफ किया जाता है या तो उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। क्लियर के लिए है? तो जो लॉसेस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है हमें कैसे लिखना है? सिंपल सी बात है, लॉसेस है ना, तो लॉसेस हमारे लिए नेगेटिव बैलेंस है। जो हमारा जो टोटल 5 हेड का इनकम है उससे हम क्या कर देंगे? इसको सेट ऑफ, यानी ये सेट ऑफ बोलते हैं, एडजस्ट कर देंगे। क्लियर के लिए है? कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में सेट ऑफ किया जाएगा। क्लियर है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में भी सेटअप हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ में भी सेटअप हो सकता है। लॉसेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सर लिखा कैसे जाएगा? तो लिखिएगा आप, यहाँ पे लिखिएगा
सेकेंड, ये पहला सैलरी का था, कहानी खत्म इसका। दूसरा लिखिएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितने का लॉस हुआ है सर? 1,20,000। सर कहां लिखना है? आउटर कॉलम में। किसमें सर दे देंगे? 1,20,000 सर ब्रैकेट में दे देंगे। अगर मैं कोई आइटम को ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो इसका मतलब है वो नेगेटिव बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है। जब आप 5 हेड की इनकम को ऐड कर रहे होंगे तो इसको आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब इसको भी भूल जाते हैं। और जब हाउस प्रॉपर्टी को बोलेंगे तो थर्ड हेड हमारा क्या आ जाएगा? पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन। और आप सबको पता है पीजीबीपी से रिलेटेड आइटम गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। पीजीबीपी से रिलेटेड आइटम नहीं है। तो पीजीबीपी के बाद जो आइटम आता है यह है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन में आपको, कैपिटल गेन में क्या बोल रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अर्बन लैंड से 10,42,000 का। कितने का हुआ है? 10,42,000 का। और लॉस कितने का हुआ है? शॉर्ट टर्म 37,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम एडजस्ट करेंगे। व्हाट माय पॉइंट्स? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका एक्चुअल में ये जो हमारा हो जाएगा वो कैपिटल गेन की आइटम हो जाएगी। किसकी आइटम हो जाएगी? कैपिटल गेन की। तो चलिए सर शुरू कर देते हैं और आगे हम लोग लिखेंगे, लिखिएगा लॉन्ग टर्म। दूसरा हेड खत्म, तीसरा हेड की जानकारी नहीं है। किसमें आ गया? सेम आइटम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अगर 3, 4, 5 क्वेश्चन भी सही से किए, ट्रस्ट में आपका पूरा मतलब मिस्टेक होने से ना वो जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। एक भी आइटम को मिस नहीं करना है। हर हेड्स को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट लिखिएगा आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको हम एलटीसीजी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर कितना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,42,000। 10,42,000। कोई दिक्कत है यहां तक? इससे एडजस्ट करेंगे यानी सेट ऑफ करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को। इसको एडजस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो कि कितना है? 37,000। तो आपके पास में जो नेट कैपिटल गेन होगा ये हो जाएगा 10,42,000 माइनस 37,000, यानी कि 10,05,000। $10,05,000। $10,05,000। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कैपिटल गेन हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। मैं लिख भी देता हूं कैपिटल गेन आइटम नंबर 3 हो गया। लास्ट हेड जो किसी हेड में नहीं आता है वह आइटम कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। तो सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए जो आइटम गिवन है सेविंग बैंक इंटरेस्ट। क्या है? सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो कि 15,300 है। तो हम लोग लिखेंगे सेविंग बैंक इंटरेस्ट 15,300। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स इंटरेस्ट जो है आपका ये है 1,52,000। अच्छा नेक्स्ट जो आपका है यह है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। चाहे इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिले चाहे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिले वह टैक्सेबल हो जाएगा। पहले इंडियन यानी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता था वो एग्जेम्प्टेड था, बट अब क्या है? टैक्सेबल है। नेक्स्ट लिखिएगा डिविडेंड फ्रॉम 1,52,000 है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा
1,10,000, 1,10,000, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। 15,300 प्लस 1,52,000 प्लस 1,10,000, ये हमारा आ जाएगा 2,77,300, यानी कि ये हमारा निकल के आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 5 हेड कंप्लीट हो गया तो चलिए एक एक हेड करके हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। पहले बताइए सैलरी की बैलेंस कितनी आई थी? 33,67,800 माइनस कर दीजिए किसको? लॉस को 1,20,000 ऐड कर दीजिए 10,05,000 फिर ऐड कर दीजिए 2,77,300। तो आपकी जो टोटल इनकम आया यह आ गया 45,30,100। 45,30,100 ये क्या निकल गया हमारा? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पहला काम तो मेरा हो गया ग्रॉस टोटल इनकम का। अब हमें क्या करना है? इस 5 हेड की इनकम को हमने ले लिया है। अब इससे हमें माइनस कर देना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब 80C टू 80U तक जितने भी डिडक्शंस रिलेटेड है उससे हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। कोई दिक्कत? तो हम हेडिंग क्या दे देंगे यहां पर? डिडक्शंस। अब देखना है जो डिडक्शन दिया हुआ है क्या दिया है। पहला बात करते हैं। पहला है ही हैज इन्वेस्टेड ₹1,30,000 टू PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और 80C के मुताबिक जो डिडक्शन होता है यह होता है 1,50,000 तक। कितना तक होता है? 1,50,000 तक। तो सर लिख लेंगे यहां पर अंडर सेक्शन 80C फॉर कंट्रीब्यूशंस टू PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कितना है ये आपका? यह है आपका 1,30,000। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक? पहला वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर बोल रहा है ही हैज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन हेल्थ 13,200, ऑन हिज वाइफ हेल्थ 15,300, ऑन हिज फादर हेल्थ जिनकी एज 75 ईयर्स है 35,000। क्लियर कि नहीं है? कितना? 35,000। अब जिस चीज को मैं समझाने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना, उसके बाद अब क्लियर होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इधर उधर की बात अभी नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से ही हम आपको समझाएंगे। देखिए इनकी जो प्रीमियम की जो है वो अमाउंट कितनी है? 13,200, और इनकी जो वाइफ की जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये कितनी है? 15,300। इन दोनों को ऐड कर दो, 13,200 प्लस 15,300, ये आपका निकल के आएगा 28,500। लेकिन रिस्ट्रिक्शन से 25,000 रुपया तक का है, यानी जो छूट मिलेगा हस्बैंड वाइफ को मिला करके कितना का मिलेगा? 25,000 तक ही आपको फायदा मिलेगा। यानी रिस्ट्रिक्शन कितने तक है? 25,000 तक के है। और पेरेंट्स का कोई दिक्कत नहीं है, उनकी एज 75 ईयर्स है, 35,000 लिमिट में है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे? ले लेंगे। तो गलती से ये मत कर देना 13,200 प्लस 15,300 और 35,000 ऐड करके डिडक्शन में दिखा देना, नहीं। हस्बैंड एंड वाइफ की जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया जाएगा उसकी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट जो है वो 25,000 होनी चाहिए, या उससे कम रहे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 25,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उतना ही डिडक्शंस में आप लाभ उठा सकते हो। तो होप सो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा जो मैं बोल रहा हूं। तो लिखना सर कैसे है? लिखिएगा अंडर सेक्शन 80D फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन हेल्थ, ये है 13,200, और वाइफ का हेल्थ
यह है 15,300। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये आपका आ जाएगा 28,500। कितना आ जाएगा? 28,500। और जो रिस्ट्रिक्टेड है, यह कितना तक है बच्चों? 25,000 तक। तो भैया 28,500 को आप भूल जाइए और किसको याद रखिए? 25,000 को। कोई दिक्कत है? यानी छूट मिलेगा वो कितना से मिलेगा? 25,000 से। याद रहे कि नहीं रहेगा? ओके, अब क्या कर देना है, इसके बाद उनकी फादर का हेल्थ का इंश्योरेंस ले लेना है। फादर हेल्थ इंश्योरेंस सर कितना है? 35,000 है। तो टोटल छूट कितना होता है? 35 प्लस 25 कितना होता है? 60,000। कोई डाउट? पेरेंट्स का है लिमिट। मैं डिडक्शन एक बार और रिपीट कर दूंगा, उसमें काफी सारे क्राइटेरिया है। हैंडीकैप्स का अलग है, होता है ना, डिजेबल्स का जो होता है, उसके बाद पेरेंट्स का एज के हिसाब से क्या है, डिफरेंट है। अगर उसकी बात मैं करने लगूंगा तो आपका कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 4th सेमेस्टर्स में डिडक्शंस को उतना सीरियसली नहीं लिए होंगे। अभी आप समझिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपके डाउट और क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, डिडक्शंस का एक क्लासेस ले लेंगे। चलिए, और सर क्या है, और छूट के रूप में सर क्या है? सर आपने ये भी तो करवा दिया। अब आता डोनेशन। डोनेशन कितना है? 20,000। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड्स, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड्स। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कितना डिडक्शन है सर? 100%। 100%। मोदी जी बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मतलब 100% तुमको छूट मिलेगा, सारा पैसा यहां डालो। लड़के नहीं है तो चलिए हम लोग डाल देते हैं पैसा। लिखते हैं अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। कितना? 20,000। कितना? 20,000। कोई दिक्कत? नेशनल प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड्स। सर कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक और आइटम आएगा यहां पर, क्या आ जाएगा? लिख लीजिएगा, अंडर सेक्शन 80TTA, अंडर सेक्शन 80TTA फॉर सेविंग इंटरेस्ट। अंडर सेक्शन 80TTA फॉर सेविंग इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट। सर समझाइए, सेविंग बैंक में आपने पैसा डाल के रखा, सेविंग बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 15,300। सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको? 15,300। गवर्नमेंट बोलता है जो इसके ऊपर भी हम 10,000 तक छूट देंगे आपको। कितना तक छूट देंगे? 10,000 तक हम आपको डिडक्शन देंगे। तो क्या कर देंगे हम? उसको भी ले लेंगे डिडक्शन से। कितना? 10,000। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? ऐड हुआ क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का हिस्सा है और हम माइनस कितना किए हैं? जितना गवर्नमेंट के द्वारा डिडक्शन दिया जा रहा है। तो डिडक्शन का जो लिमिट है वो कितना है? 10,000 है। सेविंग इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट आपको यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, हमने सारा आइटम ले लिया। अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1,30,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। ये आपका आ जाएगा 2,20,000 का। चलिए, डिडक्शन को जब हम माइनस करते हैं तो जो बैलेंस निकलता है इसे हम बोलेंगे टोटल इनकम। क्या बोलेंगे? टोटल इनकम। सर किससे ऐड होगा? ग्रॉस टोटल इनकम से ऐड होगा। 45,30,100 प्लस माइनस 2,20,000। आपकी बैलेंस जो आएगा ये आ जाएगा 43,10,100। 43,10,100 क्या निकल गया आपका? टोटल इनकम निकल गया। टोटल इनकम आ गया 43,10,100। 2,20,000 टोटल डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक।
कोई दिक्कत आपको यहां तक? सर क्लियर है कि नहीं है? तो ये टोटल इनकम है ना, तो टोटल इनकम तो निकालने के लिए बोला था भैया, मैंने निकाल दिया। पहले 5 हेड्स के इनकम को ऐड किया, फिर उस इनकम से हमने माइनस किया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, और 5 हेड में भी हमने एडजस्ट किया अलग अलग हेड्स को। जहां पर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम दिया हुआ था, ग्रॉस सैलरी का इनकम दिया था, उससे माइनस किया था डिडक्शन, यानी उन सबको एडजस्ट करने के बाद आया है टोटल इनकम। लास्ट काम क्या है? टैक्स लायबिलिटी। 2 चीज चेक करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्या टैक्स पे हो चुका है, चेक कर लो। जितना का इनकम होगा उसको वहां से हटा दो। दूसरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर कोई टैक्स फ्लैट टैक्स पे हुआ है, लाइक क्या, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, क्योंकि वो अलग टैक्स का स्लैब में है, उसको क्या कर दीजिए, वहां से हटा दीजिए। तो उसके ऊपर आप सेपरेट टैक्स पे कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आप सेपरेट टैक्स पे कर दिए, और विनिंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस के ऊपर भी आप सेपरेट टैक्स पे कर देते हो। उन सबको हटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बताएं तो सिर्फ हमारे पास में एक ही आइटम है ऐसा, वह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस पे टैक्स नहीं दिया हुआ था, और ना ही कोई आइटम दिया हुआ है किसका, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का दिया हुआ है। पहले से अगर डायरेक्ट रहता तो हम क्या कर सकते थे, उसकी कैलकुलेशन कर सकते थे। तो सर ऐसे केसेस में क्या करना है? पहले दिमाग में आना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर कितना टैक्स लगेगा एलटीसीजी के ऊपर? बच्चों 20%। कितना? 20%। तो पहला आपका कैलकुलेशन क्या होगा, यहां पर हेडिंग देंगे टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी सर कितना? ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना था सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? याद करिए, 10,05,000। इसके ऊपर 20% हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करेंगे। बिल्कुल एडजस्ट कर दिया था। उसके बाद जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा है 10,05,000 का 20%। सर कितना टैक्स पे करेंगे इसके ऊपर? 2,01,000। 2,01,000 20%। सर इसके बाद क्या करना है? ऑन बैलेंस ऑफ टोटल इनकम, ऑन बैलेंस ऑफ टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेशन करना है। अब बच्चा पार्टी कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 43,10,100 से 43,10,100 से माइनस कर देंगे 10,05,000 कि 10,05,000 के ऊपर आप टैक्स पे कर चुके हो। तो जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर रेट अप्लीकेबल होगा 5%, 20% और 30% वाला। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? तो बताइए 43,10,100 से माइनस किए हम 10,05,000, तो बैलेंस बचता है 33 लाख। कितना बैलेंस बचता है? बैलेंस आपका आता है 33,05,100। 33,05,100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। पहला स्लैब की बताइए, पहला 0 से लेकर के 2,50,000 तक आप टैक्स नहीं पे करते हो। भैया कहानी खत्म इसका। 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक आप कितना टैक्स पे करते हो? 5%। ओल्ड रिजीम की बात कर रहा हूं, न्यू टैक्स रिजीम की बात नहीं कर रहा हूं। ये निकल के आता है 12,500। आपकी कैलकुलेशन कहां तक हो गया? 5 लाख तक हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड का। थर्ड क्या है? 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक कितना परसेंट है? 20%। और आपकी जो बैलेंस इनकम है 33 लाख तक है, यानी ये 5 लाख से 10 लाख की जो टैक्स रिजीम है उसको भी क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए हम यहां पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कुछ नहीं करेंगे। कैलकुलेशन कहां तक हो गया है? 5 लाख। 10 लाख से माइनस कर देंगे 5 लाख, तो बैलेंस बचता है 5 लाख। उस 5 लाख का जो 20% निकलेगा वो निकल जाएगा 1 लाख रुपया। कितना निकल जाएगा? 1 लाख। क्लियर के लिए है? अब मोर देन अगर 10 लाख है तो उसके ऊपर कितना परसेंट है? 30%। कितना है? मोर देन 10 लाख होने से 30% है।
आपकी बैलेंस इनकम कितना थी? 33,05,100, जिसमें से आपने कैलकुलेशन कितना कर लिया है? 10 लाख का। कितना कैलकुलेशन कर लिया है? 10 लाख। 10 लाख माइनस कर देंगे और उसका कितना परसेंट निकाल लेंगे हम? 30%। आसान तरीका है ये। ये कितना हो जाएगा? 33,05,100 माइनस 10 लाख, तो बैलेंस आ गया 23,05,100। इसका कितना परसेंट? 30%। सर कितना आ जाएगा? 6,91,530। 6,91,530। 6,91,530। तो बैलेंस के ऊपर जो टैक्स जा रहा है यह हो गया आपका, यह आपका निकल के आ जाएगा 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 691,530, यानी कि 804030। 804030। आई थिंक करेक्ट ना? टोटल टैक्स कितना बनता है? प्लस 2,01,000। टोटल टैक्स बनता है 10,05,030 रुपया का। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो निकल के आएगा यह आ जाएगा 10,05,030 रुपया, 5,030 रुपीज। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है ना? इस पे हम लास्ट में ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर क्या होता है? टैक्स के ऊपर आप 4% क्या दोगे? टैक्स पे करोगे। टैक्स टोटल कितना है? 1005030। इसके ऊपर आपको सेस पे करना पड़ता है, टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। ये तो हमारा अभी कुछ निकला नहीं है, ये जस्ट हमारा टोटल टैक्स पेबल निकला है। अभी इस पे हेल्थ और एजुकेशन से ऐड करना बाकी है। सर कितना हो जाएगा? 40,201 रुपया हो गया। सर क्लियर है ना? 0.2 निकला था, 0.5 रहता था, 1 रुपया हम और क्या कर देते हैं? बढ़ा देते। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक तो अब कितना आ रहा है? ये आ गया 10,05,030 रुपया प्लस 40,201 रुपया। ये आ गया 1045231। 1045231। कोई दिक्कत है यहां तक? सर हमारा टोटल टैक्स कितना आ रहा है? 10,45,231 रुपया। कितना आ रहा है? 10,45,231 रुपया। लेकिन हम बताना चाहते हैं, हम राउंड अप करते हैं। क्या करते हैं? राउंड अप। कितना राउंड अप करते हैं? याद है ना? अंडर सेक्शन 288B ये याद है ना? मतलब तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी राउंड अप किया था। 10 रुपया तक क्या कर सकते हैं? राउंड अप कर सकते हैं। यहाँ पर 31 शो कर रहा है, तो 1 रुपया क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे। तो हम कितना शो कर लास्ट में दिखाएंगे? 230 रुपया। कितना शो करेंगे? अगर यहाँ पर ऐसा समझ लो 10,45,238 रुपया शो करता था, हम कितना ले लेते? 240 ले लेते ना। 10 रुपया तक हम क्या कर सकते हैं? राउंड अप कर सकते हैं। सर अगर राउंड अप नहीं करते एग्जाम में तो क्या होगा? ऑफ कोर्स 1 नंबर क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। तो ये लिखिएगा टैक्स लायबिलिटी जो आपका है, टैक्स लायबिलिटी मैं यहां लिख देता हूं 10,45,230। ये हो गया आपका क्वेश्चन है। ये हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम समझ में आ गया और टैक्स लायबिलिटी आपका क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ओके सर कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कुछ पूछना है क्या? नहीं, बिल्कुल 10 रुपया तक राउंड अप कर सकते हो आप। इसको समझ के चलना है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा ये चीजें? 25 दिसंबर तक हम लोग 40 मार्क्स का डीटी क्या करेंगे? खत्म करेंगे। 26 दिसंबर से हम लोग शुरू क्या कर देंगे? आईडीटी यानी कि जीएसटी। क्लियर कि नहीं है? समझ में यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया। समझ रहे? अगर कोई डाउट होता है तो आप बेफिक्र होके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कि नहीं है? थैंक यू सो मच।